उत्तराखंड विकास कर भी रहा है या फिर सिर्फ आपदा की ओर बढ़ रहा है? यूं तो हमारे नेता इस प्रदेश को पर्यटन का स्वर्ग बताते हैं, लेकिन क्या ये सही में हकीकत है भी? पिछले 25 सालों में सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए हैं और अब भी लगातार ऐसे ही कुछ खोखले दावे जारी हैं। नेताजी कहते हैं ऑल वेदर रोड है, चारधाम यात्रा दिनों दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है, और तो और इस देश के सबसे बड़े नेता भी यही कहते हैं कि ये उत्तराखंड का दशक है। लेकिन इसी सिक्के के दूसरे पहलू की स्याह हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कई गांव ऐसे हैं जहां आदमी तो हैं पर सड़कें नहीं हैं, जहां किसी की मौत हो जाए तो 12 किलोमीटर तक मृत शरीर को कंधों पर उठाकर ले जाना पड़े। खैर, आपदा सिर्फ मौसमी नहीं बल्कि राजनीतिक आपदा भी विकास के पहियों को जकड़कर बंधक बनाए हुए है। तो दोस्तों, आज सिर्फ और सिर्फ बात होगी आम जन के मुद्दों पर, जिनको मौसमी और राजनीतिक दोनों ही आपदा का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? तो आइए एक एक कर परतें खोलते चलते हैं। उत्तराखंड में विकास कहां तक पहुंचा है, इसकी पहली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर हमारे पहाड़ के विकास की कहानी को बिन शब्दों के बयां करने को काफी है। यह तस्वीर चंपावत के रुइया गांव की है, जहां सड़क ना होने से मृतक की लाश को तिरपाल के टुकड़े में लपेटकर डंडे के सहारे 12 किलोमीटर पैदल ले जाने को मजबूर होना पड़ा। अब जिस गांव में लाश ले जाने के लिए भी पगडंडी का सहारा लेना पड़े, उस गांव के लिए क्या ऑल वेदर रोड और क्या ब्रांच रोड। तस्वीर देखिए। अब विकसित उत्तराखंड की दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए, जो चमोली के ईरानी गांव से आई है, जो हमें 21वीं सदी के उत्तराखंड के विकास के साक्षात दर्शन करवाने को काफी है, जो खुद ब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे और वादे दोनों की पोल खोलती दिखाई देती है। 25वें वर्ष में भी यह प्रदेश मूलभूत सुविधाओं से दूर कैसे है? बीमार को आज भी इस तरह से हॉस्पिटल तक पैदल ले जाना पड़ रहा है, ये किसकी कमी है? ऊपर से भारी वर्षा ने पहाड़ को और बेबस बना दिया है। याद ही होगा आपको जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। अब एक तीसरी झलक भी देख ही लीजिए, ताकि हकीकत थोड़ा और करीब से समझी जा सके। इतने सपने थे मेरी शादी को लेकर, पर अब सिर्फ घर वालों के चेहरे देख के ऐसे लगता है कि मैं मनहूस हूँ। मुझे मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं तेरी किस्मत ही खराब। जो भी हो, उम्मीद है इन 3 तस्वीरों से आप इस प्रदेश के विकास की हकीकत थोड़ी बहुत तो समझ ही चुके होंगे। चलिए विस्तार से हम ही समझाए चलते हैं पहाड़ की दुर्दशा की असल कहानी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि सनद रहे। उत्तराखंड, जो अपने सुरम्य वादियों, पहाड़ों, पवित्र नदियों और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है, आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां इसका सौंदर्य ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हाल के वर्षों में लगातार हो रहे भूस्खलन, भूतसाव, अतिवृष्टि, बादल फटना और ग्लेशियर फटने जैसी आपदाओं ने प्रदेश की जमीनी हकीकत को उजागर कर दिया है। 2025 का ये साल उत्तराखंड में अनेक आपदाओं को लेकर आया है, जिसके आगे इंसानी जिंदगी बड़ी बेबस सी नजर आ रही है। पहाड़ के गांव से लेकर शहरों तक एक बड़ा खतरा सामने है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले में कई गांवों में जमीन धंसने लगी है। इन गांवों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। दहशत में आए कई लोगों ने तो रातों रात अपने घर छोड़ दिए। प्रदेश में भूधसाव की कई खबरें सबके सामने हैं। चमोली जिले में जोशीमठ और अब नंदानगर जैसे इलाकों में आई आपदा ने भी ये साफ कर दिया कि उत्तराखंड अब आपदा संवेदनशील नहीं बल्कि आपदा का गढ़ बन चुका है। यही हाल एक और पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का भी है। सवाल हर किसी के मन में यही उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मानसून तो पहले भी आते थे, लेकिन इस तरह की घटनाएं इतनी ज्यादा होती नहीं थीं। लेकिन अब अचानक इनमें इतनी बढ़ोतरी आखिर क्यों होने लगी है? IIT रुड़की के वैज्ञानिकों की ताजा शोध में भी ये चिंताजनक सच सामने आया है। ये शोध रिपोर्ट इसी साल जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से बने प्राकृतिक बांध एक गंभीर प्राकृतिक आपदा का रूप ले सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संकरी घाटियां, कमजोर चट्टानें और भूकंपीय सक्रियता उत्तराखंड को भूस्खलन और भूस्खलन से बने बांधों के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। खासकर अलकनंदा घाटी और चमोली जिला सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में है।
इसके कुछ कारक और भी हैं जो डराते हैं। पहला, भूगर्भीय और भौगोलिक कारक जो उत्तराखंड को संवेदनशील स्वरूप में तब्दील करता है। गौरतलब है कि हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला है जो अभी भी टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण ऊंचा उठ रही है। ये भूगर्भीय स्थिरता उत्तराखंड और हिमाचल जैसे क्षेत्रों को भूस्खलन और भूधसाव की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील बनाती है। इसी की वजह से भूधसाव की घटनाएं बढ़ती हैं, जिसका नतीजा ज्योतिर्मठ में 2023 में भूधसाव के रूप में सामने आया था। ज्योतिर्मठ के भूधसाव ने सबको विचलित कर दिया था। यहां सैकड़ों मकान और होटल भूधसाव की जद में आ गए थे। धरातल में दरारें, भवनों का झुकाव और हजारों लोगों का विस्थापन हुआ। एक ऐतिहासिक शहर का वजूद ही संकट में पड़ गया। आज भी यहाँ के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। पूरे चमोली जनपद में पिछले 3 साल में भूधसाव की घटनाएं बढ़ी हैं। सबसे पहले कर्णप्रयाग के बगुणा नगर में भूधसाव की घटना सामने आई। घाटी में होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में भूधसाव लगातार हो रहा है। वैसे भी चमोली जनपद आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील माना गया है। बादल का फटना, भूस्खलन होना, भूधसाव, इनसे उत्पन्न होने वाली आपदाएं चमोली वासी कई वर्षों से झेल रहे हैं। चमोली के ही एक और छोटे शहर नंदानगर पर भी खतरा मंडरा रहा है। नंदानगर में जमीन की बढ़ती दरारों ने जनता और सरकार दोनों की ही चिंता बढ़ा दी है। नंदानगर के मुख्य बैंड बाजार के करीब 5 मीटर ऊपर से भूधसाव लगातार हो रहा है, जिससे कई भवन इसकी जद में आ गए हैं। कई लोगों के मकानों से पानी निकल रहा है, तो प्रभावित क्षेत्र में लोग अपने घरों से सामान शिफ्ट करने में लगे हैं। भूधसाव के साथ ही जमीन से बड़ी मात्रा में मटमैला पानी का रिसाव भी हो रहा है। कुल मिलाकर अब तक यहां 30 दुकान और 19 भवन खाली कराए गए हैं। लोगों को राहत शिविर में भेजा गया है। बीते वर्षों में ग्लेशियर और जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसी घटनाएं अब सामान्य होती जा रही हैं। ये दूसरा कारक है। ऋषिगंगा जैसी आपदा इसकी जीती जागती मिसाल है। जिस तरीके से पहाड़ों में अनेक योजनाओं के नाम पर जंगलों की सफाई हो रही है, वो जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। मानवीय लापरवाही और नीतिगत विफलताएं ही उत्तराखंड की तबाही का असल कारण बन रही हैं। अवैज्ञानिक विकास मॉडल ने उत्तराखंड के स्वरूप को बिगाड़ कर रख दिया है। हिमालयी राज्यों में वनों की क्या महत्ता है, ये लोगों ने समझना बंद कर दिया है। अभी हाल ही में मानसून की बारिश में हिमाचल की एक नदी में कटे पेड़ बहने का वीडियो खूब वायरल हुआ। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों का कटना बता रहा है कि हिमाचल भी अपने पुराने स्वरूप को खो रहा है। उत्तराखंड में भी पिछले दशक में वन क्षेत्र में काफी कमी आई है। ये कमी चिंताजनक है। हिमालयी इलाके की पारिस्थितिक संवेदनशीलता को देखते हुए ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक आपदाओं का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन मानवीय गलतियों ने इससे होने वाले नुकसान को और बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अनियंत्रित सड़क निर्माण, सुरंगें और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बिना भूगर्भीय जांच के शुरू किए जा रहे हैं। अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। गंगा, यमुना, अलकनंदा जैसी नदियों के किनारे पर निर्माण कार्यों से जल प्रवाह बाधित होता है। नदियों के तल से अवैध खनन जलधाराओं की दिशा बदल देता है और आपदाओं को बढ़ाता है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जानमाल का सबसे ज्यादा नुकसान चेतावनियों को नजरअंदाज करके भी होता है। इसरो के IIRS द्वारा दी गई चेतावनी को नजरअंदाज किया जाना, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना, जैसे गंगोत्री जैसे क्षेत्र का नियमित सर्वे न कराना, कृत्रिम झीलों की चेतावनी के बावजूद समय रहते कार्रवाई न होना, कुल मिलाकर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन या तो कमजोर है या नजरअंदाज किया जाता है। सोशल एक्टिविस्ट और भाजपा नेता रविंद्र जुगरान के अनुसार विभिन्न समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित हुई थी। इसरो के संस्थान IIRS ने 1 वर्ष पूर्व ही उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन को रिपोर्ट प्रेषित करके अवगत करा दिया था कि धराली और हर्षिल के ऊपरी क्षेत्रों में कृत्रिम झीलों के निर्माण हो रहे हैं, जो कभी भी एक भयानक आपदा का रूप ले सकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने एक अधिकृत बयान जारी करके अनभिज्ञता जताते हुए IIRS के इस बयान का खंडन करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस प्रकार की किसी भी चेतावनी की रिपोर्ट IIRS के द्वारा प्रदान नहीं की गई है। अब सच कौन बोल रहा है, इसरो संस्थान या फिर सरकारी विभाग? इसका जवाब दोस्तों आप भी कमेंट के जरिए संबंधित अधिकारियों और वैज्ञानिकों से मांग ही सकते हैं। सवाल उठता है कि यदि IIRS के द्वारा कृत्रिम झीलों का निर्माण होने की रिपोर्ट उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 1 वर्ष पहले भेजी गई थी, तो उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थलीय निरीक्षण क्यों नहीं करवाया?
ऐसा लगता है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तराखंड में पूर्व में हुई कई आपदाओं, जिसमें उत्तरकाशी में हुई आपदाओं और केदारनाथ जैसी भयावह आपदा से अब तक कोई सबक सीखा नहीं। आपदा प्रबंधन विभाग ने जो लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर बनाया है, क्या वो केवल दिखावे के लिए बनाया है? आपदा प्रबंधन विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से यह स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए कि IIRSS की रिपोर्ट पर तत्काल भूगर्भीय सर्वेक्षण क्यों नहीं करवाया गया। वर्ष 2019 में भी अजय गौतम नाम के व्यक्ति ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की कि गंगोत्री ग्लेशियर और उसके आसपास के क्षेत्र में कृत्रिम झीलों का निर्माण हो रहा है, जिससे भविष्य में कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। उच्च न्यायालय ने आपदा प्रबंधन विभाग को समय समय पर गंगोत्री ग्लेशियर और उसके समीपवर्ती क्षेत्र का निरंतर सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन लगता है कोर्ट के आदेश से भी प्रदेश का आपदा प्रबंधन विभाग अनभिज्ञ रह गया। नतीजा ये रहा कि न्यायालय के द्वारा पारित आदेश और IIRSS की चेतावनी को नजरअंदाज किए जाने के कारण ही आज इतनी बड़ी जान माल की हानि धराली और हर्षिल में देखने को मिली थी, जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। बावजूद इसके भी आपदा प्रबंधन अब भी ये कहता है कि कोई चेतावनी जारी नहीं की गई, तो साझा प्रेस करके जनता को हकीकत से रूबरू करवाने की जरूरत दोनों ही पक्षों को है। IIRSS की चेतावनी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस क्षेत्र का फील्ड सर्वेक्षण करवाकर GIS मैपिंग कराई जानी चाहिए थी। पुरानी और नई सैटेलाइट इमेज से इस क्षेत्र का कंपैरिजन डेटा संकलित किया जाना चाहिए था, लेकिन ये सब होता भी कैसे? क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग की GIS लैब में पिछले 5 वर्षों से GIS का कार्य करने वाले अनुभवी कार्मिकों के ना होने से उत्तराखंड का GIS का डेटा अपडेट ही नहीं किया गया। अब जब कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं है तो डेटा अपडेट होगा कैसे? अब सवाल उठते हैं कि जब उत्तराखंड आपदा राहत प्रबंधन की वेबसाइट पर कई आधुनिक तकनीकों और प्रणालियों का उल्लेख है, जिनमें नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन सिस्टम, नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सिस्टम, नेशनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड अलर्ट कॉमन प्रोटोकॉल, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, स्टेट अलर्ट सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण दावे किए गए हैं। जब इतने सिस्टम हमारे आपदा प्रबंधन के पास हैं, तो आखिर इन तकनीकों के बावजूद हम आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने और बचाव कार्यों में क्यों पीछे रह जाते हैं? इन तमाम एजेंसियों से पूछा जाना चाहिए कि इन अत्याधुनिक प्रणालियों के ज़मीनी स्तर पर कितना और कैसे उपयोग किया जा सकता है। क्या ये प्रणालियाँ केवल कागज़ों तक ही सीमित हैं या इसका उपयोग सही तरीके से हो भी रहा है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जब हमारे पास भूस्खलन, बाढ़ और अन्य आपदाओं की चेतावनी देने वाले इतने सारे सिस्टम हैं, तो फिर हम हर साल क्यों बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान झेलते हैं? क्या इन प्रणालियों में कोई तकनीकी खामी है या इनके संचालन में ही कोई कमी है? शायद इन्हीं कुछ गलतियों का खामियाजा उत्तराखंड और उसमें रहने वाली आम जनता भुगत रही है। याद कीजिए, 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से ऋषिगंगा में बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ में ऋषिगंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। ऋषिगंगा ऊर्जा परियोजना में काम करने वाले 200 से अधिक मजदूर व अन्य लापता हो गए थे। घटना के बाद प्रदेश के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक और गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूगर्भ विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर MPS बिष्ट सहित अन्य भूवैज्ञानिकों ने नदी घाटी परियोजनाओं के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में श्रृंखलाबद्ध अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाने की बात पर जोर दिया था, लेकिन उस बात पर भी अमल शायद हुआ ही नहीं। अगर ये सिस्टम लगाए गए होते तो थराली जैसी हानि को कम किया जा सकता था। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। दरअसल बीते 29 मई को यूरोप के आल्प्स पर्वत में थराली जैसी आपदा आई। आल्प्स पर्वत का एक विशाल ग्लेशियर का हिस्सा टूट गया, जिससे हजारों टन बर्फ, कीचड़ और चट्टानों का सैलाब गांव की ओर बह आया, जिसमें स्विट्जरलैंड का ब्लैटिंग गांव जलमग्न हो गया। लेकिन यहां अर्ली वार्निंग सिस्टम के चलते आपदा से पहले ही पूरा गांव खाली करा दिया गया था। भेड़ों और यहां तक कि गायों को भी हेलीकॉप्टर से निकाला गया था। लेकिन यहां हमारे इस विशाल देश में, इस स्वर्ग जैसे उत्तराखंड प्रदेश में, इस सिस्टम के लिए कोई गंभीर हो ऐसा नजर नहीं आता। वैसे समय अभी भी है जिससे कई आने वाली भयानक आपदाओं को टाला जा सकता है, जिसके लिए शासन को अर्ली वार्निंग सिस्टम के प्रति गंभीर होना होगा। नहीं तो भविष्य में और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कमियों का ही नतीजा है कि आपदा के लिए संवेदनशील उत्तराखंड राज्य में धराली और थराली आपदा ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। स्थिति यह है कि घटना के इतने समय बाद भी अभी तक आपदा के स्पष्ट कारणों का पता चल नहीं पाया।
ये कई सवाल है जिनके जवाब इस प्रदेश की सरकार को जल्द ढूंढने होंगे, इससे पहले कि एक और आपदा इस प्रदेश के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाए। वर्तमान में जो हालात इस प्रदेश के अंदर देखे जा रहे हैं, खासतौर पर पहाड़ों पर, वो बहुत ही डरावने और चिंताजनक हैं। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड पर संकट का साया न आने पाए, इसके लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है, जिसमें सबसे पहले और ज़रूरी तौर पर वैज्ञानिक समाधान और नीतिगत सुझाव लेने होंगे। हर विकास परियोजना से पहले सघन भूगर्भीय और भू संरचनात्मक अध्ययन कराना अनिवार्य हो। ये सुनिश्चित किया जाए कि जीआईसी लैब को फिर से सक्रिय किया जाए, अनुभवी विशेषज्ञों की भर्ती की जाए और सैटेलाइट इमेज आधारित डेटा को नियमित रूप से अपडेट किया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जाए। इसरो और अन्य संस्थानों की रिपोर्ट्स पर त्वरित कार्रवाई हो। स्थलीय सर्वेक्षण और ड्रोन मॉनिटरिंग से संवेदनशील इलाकों की निगरानी बराबर तौर पर हो। आपदा प्रबंधन विभाग की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र ऑडिट हो। साथ ही पारदर्शी जवाबदेही तंत्र विकसित हो। स्थानीय लोग वर्षों से इन पहाड़ों में रहते आए हैं, उनके अनुभव और चेतावनियों को भी नजरअंदाज न किया जाए। आपदा की कठिन परिस्थिति में प्रभावित लोगों को सिर्फ राहत शिविरों में भेज देना समाधान नहीं, पुरानी आपदाओं से सीख पहले से लेकर पुनर्वास की ठोस योजना और आजीविका के नए सृजन की व्यवस्था अनिवार्य हो। तभी विकसित विकास और उसकी परिभाषा का दम्भ भरा जा सकता है, नहीं तो सब बेमानी ही होगा, क्योंकि पहाड़ के लोगों को ये आपदाएं कम और व्यवस्थाएं ज्यादा मार रही हैं। उत्तराखंड की आपदाएं अब केवल प्राकृतिक नहीं हैं, ये व्यवस्थागत लापरवाही, नीति निर्धारण की विफलता और तकनीकी संसाधनों के बावजूद सुस्ती का परिणाम है। आज जरूरत केवल आपदा प्रबंधन की नहीं, बल्कि आपदा के पूर्व के प्रबंधन की है। शासन को, प्रशासन को और समाज को, तीनों को मिलकर यह तय करना होगा कि पहाड़ों पर जीवन बचे या विकास की आड़ में विनाश हो। यदि चेतावनी के इस क्षण को भी हमने गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें केवल दोष नहीं देंगी, बल्कि हमारा अस्तित्व भी एक भयानक भूतकाल बनकर रह जाएगा। उत्तराखंड को अब केवल देवभूमि नहीं, संवेदनशील भूगर्भीय प्रयोगशाला मानकर रणनीति बनानी होगी। अगर ऐसा न कर पाए तो पहाड़ केवल खिसकते रहेंगे, बड़े बड़े भूधसाव देखने को मिलते रहेंगे, लोग मलबे में दबते रहेंगे और हम अपनों को उसी मलबे के ढेर के ऊपर ढूंढते रहेंगे। वैसे एक पहलू और भी है जिस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। चारधाम यात्रा में लाखों लोग सीमित समय में पहुंचते हैं। सड़क, होटल, पार्किंग की अंधाधुंध मांग से पहाड़ों की वहन क्षमता टूट रही है। उत्तराखंड देवभूमि है, धाम को दाम बनाने का दंड भुगतना ही पड़ता है। यात्रा भव्य नहीं दिव्य होनी चाहिए, ये सबको समझना होगा। सरकारों ने धामों को भव्य बनाने की शुरुआत की, हमने तीर्थ यात्रा को पिकनिक समझ लिया। परिणाम सबके सामने हैं। आज उत्तराखंड के चारों धाम सहित देश प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थल बंद पड़े हैं। अलकनंदा का जल मां धारी देवी के चरण स्पर्श करने को बेताब है। हमने विकास के लिए मंदिर को उसके असली स्वरूप को छेड़कर ऊंचाई पर स्थापित कर दिया, तो नदी ने भी अपना वेग, अपनी गति, अपनी लहरें ऊंची कर दी। हमने जंगल उजाड़े, जिसका परिणाम पहाड़ में भूस्खलन, भूकटाव और विकराल बाढ़ के रूप में सीधे तौर पर देखने को मिल ही रहा है। आपदा के बाद अक्सर प्राकृतिक कहकर टाल दिया जाता है और किसी की भी जिम्मेदारी तय होती नहीं, जबकि सच यही ही लगता है कि ये आपदाएं अब प्राकृतिक कम और बेतरतीब विकास की पैरवी करती मानव जनित ज्यादा लगने लगी हैं। वैसे आपदाएं प्रदेश में सिर्फ मौसमी नहीं बल्कि राजनीतिक भी हैं। इस कड़ी में इसका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसी ही राजनीति से निकले नेता प्रदेश की नीतियों का निर्धारण करते हैं, तो उन पर भी बात करना तो बनता ही है। जैसा कि सब जानते हैं कि पूरा उत्तराखंड इस समय आपदा से जूझ रहा है, लेकिन इसकी परवाह न कर नेताओं की राजनीतिक आपदा है जो थमने का नाम नहीं ले रही। इस हफ्ते प्रदेश की अस्थायी राजधानी देहरादून की सड़कों में एक अनोखा राजनीतिक द्वंद्व देखा गया। भाजपा के नेता कार्यकर्ता एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस पहरे को तोड़कर कांग्रेस भवन के सामने आ धमके। देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया। बस फिर क्या था, कांग्रेस भवन में मौजूद कांग्रेसियों ने भी सड़क पर आकर भाजपा का सामना करने की ठान ली और देखते ही देखते खींचतान और जुबानी जंग सीधे आमने सामने ही होने लगी। पुलिस कभी इधर वालों को रोकती, कभी उधर वालों को, लेकिन कमाल की बात यह रही कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कांग्रेस की महिलाओं ने अकेले ही भाजपा के तेवर ढीले कर दिए, धुरंधर पुरुष कांग्रेसी नेताओं को पीछे करके। कांग्रेसी महिला प्रवक्ताओं ने ऐसा समय बांधा कि मीडिया के कैमरे भी भाजपा से ज्यादा इन्हीं पर टिक कर रह गए।
इस पूरे घटनाक्रम के अगले ही दिन कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी बिगड़ती कानून व्यवस्था के बहाने भाजपा कार्यालय की तरफ रुख कर दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा के मुख्यालय की तरफ बढ़े, लेकिन इस बार पुलिस ने ऐसे इंतजाम किए कि कांग्रेस वहां पहुंचने में सफल नहीं हो पाई। बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल ने भाजपा कार्यालय जाने के रास्ते सारे बंद कर दिए, लेकिन महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने रास्ते में ही गौमूत्र और गोबर से भाजपा का शुद्धिकरण करवा दिया। यहां भी विशेष परिधान में प्रदर्शन करने की वजह से लगातार सुर्खियों में रहने वाली महिला कांग्रेस ने पुलिस को नाको चने चबाने को मजबूर कर दिया। खैर, मौसमी आपदा के बीच इस राजनीतिक आपदा का जिक्र करना यहाँ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये समय एक दूसरे पर हल्ला बोलकर नहीं, बल्कि ये वक्त है सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर आपदा पीड़ितों की मदद के लिए उनके बीच खड़े होने का, जिसमें कुछ नामों को छोड़ दें अगर तो सभी बस पीछे की पात में ही नजर आते हैं। अब राजनीति से बाहर आएंगे तभी तो आपदा पीड़ितों का दर्द बांट पाएंगे, समझ पाएंगे। खैर, अंत वहीं करते हैं जहां से शुरू किया था, क्योंकि यकीनन ये आपदा अब सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं रही और ना ही विकास का मॉडल ही वो रहा जिसके सपने हमारे नेता हमें बरसों बरस से दिखा रहे हैं। सच यही है कि कुर्सी के खेल में नेता आपसी खींचतान में लगे रहेंगे और इन सब के बीच ऐसे ही पगडंडियों से गुजर कोई खुशनसीब होगा तो जिंदा रहने के लिए हॉस्पिटल कंधों पर ही सही पर पहुंच जाएगा, और बदनसीबी ने दामन न छोड़ा तो उन्हीं कंधों पर टाट की बोरी में लिपट शमशान तक पहुंच जाएगा। क्योंकि आपदा का कारण बनती इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के बीच छोटे से गांव की तरफ जाने वाली सड़क के लिए इंतजार शायद अभी और भी बाकी है। बस आप चुप रहिए और सिर्फ देखते रहिए, क्योंकि दशक तो ये उत्तराखंड का ही है। आज के इस हफ्ते में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।